गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे इस यूट्यूब चैनल सीकर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आज आपको उसी क्रम में आगे ले चलता हूँ। हमने पढ़ा था राजस्थान पुलिस के लिए कोशिकांक, कोशिका एवं कोशिकांक। तो हमारा टॉपिक था कोशिकांक। कोशिकांक के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपरद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इस प्रकार हमने 5 कोशिकांक अच्छे ढंग से भली भांति तैयार कर लिए। और मैंने आपको कल बताया था कि लगभग 10 कोशिकांक है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से जो 6 नंबर कोशिकांक है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम की जो खोज है वो खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की। और जो लाइसोसोम है इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक रस या फिर पाचक एंजाइम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की, जिसके अंदर पाचक रस या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो पाचक एंजाइम क्या कार्य करते हैं? पाचक एंजाइम किसी चीज को नष्ट करने का या किसी चीज को पचाने का कार्य करते हैं। तो जब कोशिका फट जाती है और उससे लाइसोसोम मुक्त हो जाते हैं, तो जो ये लाइसोसोम है ये कोशिका को नष्ट कर देते हैं। यानी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कब? जब कोई कोशिका फट गई और उससे लाइसोसोम मुक्त हो गया, तो लाइसोसोम है वो अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की, जिसके अंदर पाचक रस या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम जब मुक्त हो जाते हैं लाइसोसोम से, तो ये स्वयं की कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। यह बात हुई लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसके फट जाने पर कोशिका के लाइसोसोम मुक्त होता है और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है।
इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। 7 नंबर जो कोशिकांग है अपना, उसको बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम की जो खोज है, वो खोज वो की थी पेलेड ने। पेलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की। और ये जो राइबोसोम है, इसकी 2 इकाइयां होती है। परीक्षा के अंदर पूछते हैं कि राइबोसोम की कुल कितनी इकाई होती है, तो 2 इकाई होती है। एक होती है 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। यह चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राइबोसोम की कितनी उप इकाइयां या इकाइयां होती है, तो 2 उप इकाई होती है या 2 इकाइयां होती है, 70S और 80S। ये राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को जिस प्रकार लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली बोलते हैं, उसी प्रकार राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, या फिर कोशिका इंजन की उपाधि दी जाती है राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज है वो की थी पेलेड ने। इन्होंने राइबोसोम की खोज की और राइबोसोम की 2 उप इकाइयां या इकाइयां होती है, 70S और 80S। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन बोलते हैं। और राइबोसोम है ना, इस राइबोसोम को कोशिका का इंजन बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण जहां पर होता है वो है राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका इंजन बोला जाता है। यह है राइबोसोम के बारे में। तो हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में। ये राइबोसोम के बाद में आता है आपका अगला कोशिकांग, जिसको बोला जाता है लवक। लवक, आपने हरित लवक का नाम सुना होगा, वो एक प्रकार का लवक है। तो लवक इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक। लवक है
यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो लवक केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो आपको पूछे कि लवक के प्रकार कितने हैं, तो 3 है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा जो लवक है वो है, आपने सही सुना है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। वर्णी जो लवक है वो पादपों के अंदर जो पुष्पों की पंखुड़ियां हैं उनका निर्माण करता है, यानी उनको सुंदरता प्रदान करता है, वो होता है वर्णी लवक। अवर्णी जो प्रकार का लवक है, इसके अंदर पौधों में जो खाद्य पदार्थ है उनका संचयन होता है। और हरित लवक आप जानते हैं, हरित लवक हमारे विश्व के अंदर अधिकांश जो खाद्यान्न है उनकी पूर्ति हरित लवक के कारण होती है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है और इसके कारण पौधों के अंदर भोजन बनता है, इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। लवक की खोज, लवक की जो खोज है ना, वो की थी उन वैज्ञानिकों का नाम मैं बता देता हूं। लवक की खोज की थी सिम्पर नाम का वैज्ञानिक था, उसने लवक की खोज की। लेकिन कुछ गाइड यह कहती है कि लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की, लेकिन प्रायोरिटी सिम्पर को दी जाती है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार के जो लवक है उनमें वर्णी लवक है, यह पौधों को रंग प्रदान करता है। अवर्णी प्रकार का जो लवक है उसके अंदर पौधों में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। और हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, यह अधिकांश सभी पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करता है। और लवक की खोज सिम्पर या हैकल और प्रायोरिटी सिम्पर को दी जाती है। यह आपका 8 नंबर जो कोशिकांक था वो हो गया है। राइबोसोम के बाद में लवक, और इससे आगे चले तो अपना कोशिकांग है, उसका नाम है तारककाय। तारककाय तारककाय की खोज वैज्ञानिक जिसका नाम वॉन बेंडेन, तारककाय की खोज वॉन बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने की। और इसको नाम सेंट्रियोसोम
तारककाय या सेंट्रियोसोम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। खोज की वॉन बेंडेन ने और नाम जो सेंट्रियोसोम है वो दिया था बोवेरी ने, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। इसको टी बोवेरी या बोवेरी बोला जाता है। ये बात हुई तारककाय की। और जो तारककाय है या तारक केंद्र भी बोलते हैं इसको, तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय को सेंट्रियोसोम इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। खोज वॉन बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने की और इसको नाम सेंट्रियोसोम टी बोवेरी ने दिया। केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है तारककाय यानी सेंट्रियोसोम। इस प्रकार मैंने लगभग जो 10 प्रकार के कोशिकांग है उनको भली भांति अच्छे ढंग से करवा दिया है। इससे आगे राजस्थान पुलिस के अंदर इनसे कोई सिलेबस नहीं पूछा जाता है। इससे आगे पूछते हैं आपसे तो 1-2 और कोशिकांग है, उन कोशिकांगों के बारे में भी मैं बता देता। वैसे वो कोशिकांग तो नहीं है लेकिन उनके बारे में बता देता हूं आपको। एक होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की। और गुणसूत्र कहां पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बता देता हूं गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। और गुणसूत्र की जो खोज है स्ट्रासबर्गर ने की, इसके अलावा गुणसूत्र जो नाम है वो गुणसूत्र नाम वाल्डेर ने दिया। लेकिन इसको कोई नहीं पूछता है। यह पूछता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, तो स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो अपना पॉइंट हो गया केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का सबसे मेन कोशिकांग है, जिसको मैंने अंत में इसलिए लिया है कि आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो हम बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक की जो खोज है, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। यह वही रॉबर्ट ब्राउन है जिसने फिजिक्स के अंदर ब्राउनिंग गति के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। और केंद्रक है वो कोशिका
कोशिका का नियंत्रण अंग होता है। यानी कोशिका को जो नियंत्रण का कार्य करता है उसको बोला जाता है केंद्रक। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र की खोज आपको बताई थी स्ट्रोसबर्गर ने की। और वाल्टेर नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने गुणसूत्र नाम दिया। इसलिए केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका नियंत्रण अंग है केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाएगा। तो गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है? गुणसूत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है लिंग गुणसूत्र और एक होता है एलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र वो होता है जो जनन क्रिया के अंदर भाग लेता है और उसकी संख्या होती है, एक तो होता है अक्ष अक्ष और अक्ष वाई। और एक होता है एलिंग गुणसूत्र जो जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये गुणसूत्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जनन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। लेकिन गुणसूत्र के अंदर ही एक चीज पाई जाती है जिसको बोला जाता है डीएनए। डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, ये इस पर यानी इस चीज को बोला जाता है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। तो सर ये आनुवंशिक पदार्थ क्या भला आ गई? ये आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल, ये किसी जीव के अंदर लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाने का कार्य करता है जिसको बोला जाता है आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः होता है डीएनए जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पर पाया जाता है, और इसके अलावा आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के बारे में अब बात चलेगी अपनी। थोड़ा फास्टली करवाऊंगा मैं डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए, और मुख्य रूप से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। जो आनुवंशिक पदार्थ इसलिए है क्योंकि यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशानुगत करता है या लक्षणों का संचरण करता है, इसलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है। अब बात करें डीएनए या फिर आरएनए, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए का आपको पूरा नाम पूछ सकते हैं, इसको बोला जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और एसिड।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ है जो किसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करते हैं, और इनको बोला जाता है आनुवंशिक पदार्थ। इनकी खोज एक जर्मनी का कंपाउंडर जिसका नाम था फ्रेडरिक मिसर। इस जर्मनी के कंपाउंडर ने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए की खोज की और इसे नाम दिया न्यूक्लिन नाम दिया। और आगे चलकर ये डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसिक न्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से विख्यात हुआ। तो आनुवंशिक पदार्थ होता है केंद्र के अंदर डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज जर्मनी के कंपाउंडर फ्रेडरिक मिसर ने की और इसे न्यूक्लिन नाम दिया, और इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। डीएनए और आरएनए को ये होता है केंद्र के अंदर, ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाता है, आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करता है, इसलिए इसे जेनेटिक मटेरियल कहा। ये हो गया आपका डीएनए और आरएनए, यानी कोशिका के जो लगभग कोशिकांग थे या कोशिका के जो लगभग घटक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा डीएनए और आरएनए से संबंधित एक बात पूछी जाती है, यानी डीएनए से डीएनए का बढ़ना। पुराने डीएनए से नए डीएनए का बनना कहलाता है प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन इसको बोला जाता है। डीएनए से डीएनए के जो निर्माण की प्रक्रिया उसको। इससे आगे डीएनए के बारे में पूछा जाता है कि डीएनए की कौन सा मॉडल वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया। तो डीएनए के लिए कुंडलिनी मॉडल। तो डीएनए के लिए द्विकुंडलिनी मॉडल यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नाम से एक मॉडल दिया गया जिसे द्विकुंडलिनी मॉडल कहा जाता है, और यह दिया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक। वाटसन व क्रिक, वाटसन और क्रिक नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए का
कुंडलिनी मॉडल दिया। यह दिया था 1953 के अंदर। वाटसन व क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए के लिए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया। इनके अनुसार डीएनए एक दोहरी कुंडलिनी संरचना है जिसके अंदर नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इस प्रकार यानी डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलक होता है जो आपस में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। इसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल। इस मॉडल के कारण वाटसन व क्रिक को द्विकुंडलिनी मॉडल का खोजकर्ता बोला जाता है डीएनए के लिए। इससे आगे आपके सिलेबस में डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं है, ना आरएनए के बारे में। यह था वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए। इससे आगे चले तो हमने आपको पढ़ाया है कोशिका और कोशिकांग। यहां से आगे एक पॉइंट आपका निकल के आता है कि कोशिका होती है, उसके अंदर होते हैं कोशिकांग। कोशिकाओं के अलावा भी कोई चीज होती है क्या? होती है, और वो होता है द्रव्य। सेल द्रव्य या कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर सेल के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ कोशिका के अंदर इन कोशिकाओं के अलावा पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य या सेल द्रव्य। और कोशिका द्रव्य जो नाम है वो दिया था एक वैज्ञानिक है, यानी कोशिका, और कोशिका के अंदर अधिकतर भाग कोशिकांग, और इसके अलावा जो भाग है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, ये जो नाम दिया है वो आपके लेवल का नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे हम। तो कोशिका के अंदर तरल जो पदार्थ पाया जाता है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद में बात करें तो कोशिका आ गई, कोशिकांग आ गए, प्रोटोप्लाज्म आ गया। और एक कोशिकांग के अंदर आपको बताया गया था कि जो कोशिका झिल्ली थी उसके बारे में अलग अलग मॉडल दिए गए थे, वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है।
लेकिन कोशिका झिल्ली या इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के लिए जो तरल मोजेक मॉडल है वो किसने दिया, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ इस मॉडल का नाम पूछ सकते हैं, तरल मोजेक मॉडल। तो यह दिया था सिंगर व निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नामक जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोजेक मॉडल दिया था। इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कई मॉडल दिए गए कोशिका झिल्ली के बारे में, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इससे आगे बात करें तो कोशिका हो गई, कोशिकांग हो गए और कोशिका द्रव्य हो गया। इससे आगे बात करें तो एक चीज आ जाती है, वो क्या है कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव, आप जानते हैं एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, ऐसे जीवों को बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ऐसे जीवों को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ये कोशिका के आधार पर जीव थे, कोशिका की संख्या के आधार पर। इसके अलावा जो कोशिकांग है, कोशिकांग के विकास के आधार पर जीव कोशिकांग के विकास के आधार पर जीव, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जो कोशिकांग है, यानी अंतःपरद्रवी जाली का माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये आद्य प्रकार के होते हैं। आद्य प्रकार यानी इनका विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो जीव है,
इनके सुविकसित कोशिकांग होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो जीव है उनमें आद्य प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये हुई बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कोशिकांगों के विकास के आधार पर जीव का प्रकार। ये दो प्रकार के जीव आपके सिलेबस के अंदर थे। इससे आगे चले तो कोशिका के बारे में यह बताया गया कि कोशिका होती है वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसको रुडोल्फ विर्चोव ने आगे बढ़ाया था और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। यह आपको पहले बता दिया गया। इससे आगे चले तो कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे जो बड़ी कोशिका है वो मानी जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है और सबसे छोटी कोशिका वो होती है माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और ये जो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम कोशिका है ये एक जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की कोशिका मानी जाती है। इससे आगे चले तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका या फिर यूं कहे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो हमारे मानव शरीर की एक कोशिका है जो सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका इसका नाम है तंत्रिका कोशिका। जो न्यूरोसेल होती है तंत्रिका कोशिका यह सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। कोशिका के बारे में सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इससे आगे चले तो कोशिका के अंदर आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल डिवीजन
सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनने की प्रक्रिया यानी भी पूर्व में स्थित जो कोशिका होती है, पुरानी कोशिका, उसमें विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। नई कोशिका के उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्य तौर पर 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, CD लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में। और एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन को मुख्यतः 3 प्रकार से अपन वर्गीकृत कर लेंगे। एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और एक असूत्री कोशिका विभाजन। इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन। प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन या असूत्री कोशिका विभाजन और इसकी खोज रेमांड नाम के व्यक्ति ने की थी, असूत्री कोशिका विभाजन की। अब बात करें असूत्री कोशिका विभाजन में, आपको सिर्फ इतना याद रखना है एग्जाम्पल, यानी ये किस में होता है, तो ये होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जो जीव है उनके अंदर असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसको प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन बोला जाता है। खोज की थी रेमांड नाम के वैज्ञानिक ने, और एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाया जाता है इस प्रकार का कोशिका विभाजन। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को बोला जाता है मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
और अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसको कई भागों में बांटा जाता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसको बोला जाता है मिटोसिस। मियोसिस, मिटोसिस और असूत्री कोशिका विभाजन, प्रत्येक प्रकार का कोशिका विभाजन। समसूत्री जो कोशिका विभाजन है इसकी खोज की थी फ्लेमिंग, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक। अर्धसूत्री प्रकार का जो कोशिका विभाजन है उसकी खोज की थी स्ट्रास बर्गर ने। यह तो हुई इनकी खोज की बात, यानी कोशिका विभाजन को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। असूत्री कोशिका विभाजन, यह प्रत्येक प्रकार का कोशिका विभाजन है। इसकी खोज रेमंड नाम के वैज्ञानिक ने की और इसका एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीव। असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में इतना ही याद रखना है अपने को। इससे आगे समसूत्री कोशिका विभाजन, इसको बोला जाता है मिटोसिस और इसकी खोज फ्लेमिंग ने की। इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है समसूत्री कोशिका विभाजन को। इससे आगे चले तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस बोलते हैं और इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की। अर्धसूत्री जो प्रकार का कोशिका विभाजन है इसमें इसमें 2n यानी द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मन का युग्मक का निर्माण होता है। अर्धसूत्री प्रकार का जो कोशिका विभाजन है जिसको मियोसिस बोला जाता है उसमें द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है, उसको बोला जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और यह होता है जनन सेल्स के अंदर, यानी जनन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें बनने वाली जो पुत्री कोशिका है होती है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो जो मातृ कोशिका है उसके समान होती है, यानी 2n होगी तो 2n होगी इसमें भी, इनके पुत्रों में। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन कहलाता है और इसको मिटोसिस बोला जाता है। इसकी खोज फ्लेमिंग ने की और यह होता है जिस प्रकार
ये जनन कोशिकाओं में होता है, ये कायिक कोशिका के अंदर होता है, कायिक सेल के अंदर। इसमें बढ़ने वाली जो पुत्री कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन में, इनकी संख्या 4 होती है, और संसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को बोला जाता है न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी कोशिका विभाजन क्योंकि बनने वाली जो पुत्री कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन बोला जाता है। इससे आगे बात करें तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को 4 भागों के अंदर बांटा गया है, यानी 4 भाग वो मुख्यतः 2 भागों के अंदर बटे हुए हैं, और उन 2 भागों का नाम है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। केवल उनका नाम याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के 2 भाग हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट प्रकार का जो विभाजन है इसको बोला जाता है न्यूनकारी कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है इसको बोला जाता है समजात कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। केवल नाम याद रखना है, इसको बोला जाता है प्रोफेज फर्स्ट, इसको बोला जाता है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है इसको भी 4 भागों के अंदर बांटा गया है। ये नाम है लेकिन इसमें सेकंड लगा दिया गया है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्य अवस्था फर्स्ट, पश्च अवस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट।
यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये हो गई अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये हुई अर्धसूत्री विभाजन की बात। इसके बाद में आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में बने जो पुत्री कोशिका होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यानी द्विगुणित होती है। इसलिए इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। यानी बने पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान, तो समसूत्री। और समसूत्री विभाजन को भी 4 भागों के अंदर बांटा गया है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को भी 4 भागों के अंदर बांटा गया है। वही नाम आपको याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको बोला जाता है पूर्वावस्था। इसको बोला जाता है मध्य अवस्था, मध्य अवस्था। और इसको बोला जाता है पश्च अवस्था। और इसको बोला जाता है अंत्यावस्था। बस इतना याद रखना है कोशिका विभाजन के बारे में। इसके साथ अपना जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, यानी कोरस के अंदर बायोलॉजी कहा गया है, वो पोर्शन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है जूलॉजी और बॉटनी का पोर्शन, यानी अलग अलग भाग के अंदर उसको बांटा गया है। उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये सीकर क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।